हेलो 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 बच्चों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जो कि है फोर्थ डायमेंशन। ठीक है, बड़े ही उत्साह के साथ मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, है ना बच्चों। उम्मीद है आप सब पढ़ रहे होंगे, आप सब आपके डिसिप्लिन में होंगे और आप मस्ती नहीं कर रहे होंगे, आप अपनी मम्मी की बात मान रहे होंगे, है ना। और आप गर्मियों की छुट्टियां भी इंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, बाय द टाइम ये वीडियो शूट हो रहा है गर्मी की छुट्टियां चल रही है बच्चों की। यस, चलो ठीक है। देखो हम बिना किसी देरी के हमारे चैप्टर पे आते हैं, बट उसके पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ठीक है, चलिए। हम डेली आपके पोस्ट डालते हैं और डेली हमारी कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आपके पास जरूर आती रहेगी। क्लियर बच्चों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन जरूर से दबाइए। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के हम हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के आगे के चैप्टर में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें जाएंगे। ठीक है बच्चों, कुछ पुराने टॉपिक्स हमने देखे थे और काफी डिटेल में देखे थे, है ना। आप पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर की, आप उसमें जाके देख सकते हैं। क्लियर, चलिए। ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म होने वाला है, इसके बाद एक लास्ट क्लास और रहेगी। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्लास है इस चैप्टर की, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। और इसके बाद हम फाइनली क्या करेंगे, इस चैप्टर को रैप अप करेंगे। ठीक है, आशा है, मेरे को उम्मीद है, आई होप, लिटरली आई होप जस्ट कि आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा हो सकता है शायद डिटेल में लगे आपको, बट दिस इज बेसिक। ओके, डिटेल में तो अभी गए ही नहीं थे अपन, है ना। ये जस्ट ऊपरी ऊपरी है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ज्यादा है एनसीईआरटी से, बट ऑफ कोर्स अगर आपने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी तो क्या मजे आए, थोड़ा सा तो ऊपर पढ़ना ही पड़ेगा एनसीईआरटी के। ठीक है बच्चों, चलो, है ना। हम बिना किसी देरी के करते हैं इस वीडियो को शुरू। ठीक है, ऑब्वियसली हम पढ़ रहे हैं यूनिट 2 ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, आज हम देखेंगे क्या, प्लासेंटा फॉर्मेशन। सर सर सर, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने हमारा शुरू किया था क्या बच्चों, हमने शुरू किया था गेमेटोजेनेसिस, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फिर उसके बाद भी बहुत सारी गेस्टुलेशन और बहुत सारी हमने प्रोसेसेस और बहुत सारे हमने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं ऑलरेडी। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस जो है कि सर फर्टिलाइजेशन हो गया, है ना, और इम्प्लांटेशन भी हो गया। ठीक है बच्चों, अब फाइनली क्या होगा, प्लासेंटा फॉर्मेशन होगा। डेट इज, अब हमारा जो प्लासेंटा है वो किस प्रकार से एंडोमेट्रियम में बन रहा है। ट्रोफोब्लास्ट हमने थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट देख लिया था, लेकिन हम यहाँ पर उस चीज को फर्दर क्या करेंगे, एनहांस करेंगे और उस नॉलेज को बिल्डअप करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो इसके बाद हम देखेंगे, देखिए प्लासेंटा होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए प्लासेंटा होती क्या है। तो प्लासेंटा आपकी एक ऐसी कवरिंग रहती है, एंडोमेट्रियम से ऐसी चिपकी हुई रहती है। क्लियर बच्चों, क्यों रहती है चिपकी हुई, कवरिंग बोलना चाहिए या एक मेम्ब्रेन बोलना चाहिए। ठीक है, प्लासेंटा आपकी एक मीडियम प्रोवाइड करती है जिससे हमारा मदर का और बेबी का कनेक्शन बना रहता है। ठीक है, चलो मैं आपको समझा ही देता हूं। ठीक है, यस देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्लासेंटा में क्या रहते हैं, दो हिस्से रहते हैं एसेंशियल यानी कि इंपॉर्टेंट हिस्से। ठीक है बच्चों, कौन कौन से हैं, एक तो रहेगा मैटरनल पार्ट और एक रहेगा फीटल पार्ट। ठीक है, एक क्या रहेगा बच्चों, मैटरनल पार्ट, और एक क्या रहेगा, फीटल पार्ट, है ना। मैटरनल पार्ट कौन सा रहता है, जो मदर से लगा हुआ है या जो मदर से कनेक्टेड है। ठीक है, जो मदर से प्लासेंटा में कनेक्शन है वो कहां से रहेगा, मदर की एंडोमेट्रियम से रहेगा। ठीक है, अभी देखो हम एक कंडीशन ले रहे हैं कि हमारी मेंसेस नहीं आई है और फर्टिलाइजेशन हो चुका है, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन भी हो चुका है, और बेबी फर्दर क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, प्लासेंटा में हमारे पास यहाँ पर क्या है, दो हिस्से हैं, एक तो मैटरनल की तरफ का रहेगा और एक बच्चे की तरफ का रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैटरनल से ही जो भी आपका मटेरियल है आना जाना, है ना, वो पहले अम्लाइकल, सॉरी मैटरनल से कुछ भी आना रहता है तो पहले प्लासेंटा, फिर अम्लाइकल कॉर्ड, फिर बेबी, और बेबी से अगर कुछ सब्जेक्ट जो है या कुछ भी मटेरियल जो है यहाँ से वहां जाना है तो बेबी से क्या रहेगा, पहले बेबी, फिर हमारा अम्लाइकल कॉर्ड, फिर प्लासेंटा और फिर मदर। ठीक है, आपका इस प्रकार से पूरा जो कनेक्शन रहता है कुछ रहता है। क्लियर, ठीक है बच्चों, चलो। द मेटरनल पार्ट ऑफ द प्लासेंटा इज डिराइव्ड फ्रॉम द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, है ना। ये तो बात बेटा ये तो याद रखने की, ये समझने की है ना, कि जो हमारा मेटरनल वाला हिस्सा रहता है हमारे प्लासेंटा का, वो क्या रहता है, हमेशा हमारी मदर से लगा हुआ रहता है। ठीक है, किससे लगा हुआ रहता है, मदर से लगा हुआ रहता है।
फीटल पार्ट ऑफ द प्लासेंटा इज डिराइव्ड फ्रॉम फीटल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। फीटल पार्ट क्या रहेगा, यानी कि जो बच्चे वाला हिस्सा रहेगा, है ना, जो बच्चे से कनेक्ट हो रहा है या बच्चे की तरफ है, उसके दो सरफेस रहेंगे, एक तो मदर की तरफ रहेगा सरफेस, और एक सरफेस कहाँ रहेगा, उसके बेबी की तरफ, ठीक है। तो जो उसका बेबी की तरफ वाला जो हिस्सा है ना बच्चों, कहाँ वाला, उसकी बेबी की तरफ वाला जो हिस्सा है, तो मैं बोल रहा था जो उसकी बेबी की तरफ वाला हिस्सा है वो क्या रहेगा बच्चों, हमारा फीटल मेम्ब्रेन से बना हुआ रहेगा। किससे बना हुआ रहेगा, फीटल मेम्ब्रेन से। हमने गैस्ट्रुलेशंस में कुछ मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। अगर आपको उसके ऊपर भी डिटेल में क्लास चाहिए तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं मेम्ब्रेन्स की डेवलपमेंट के ऊपर भी डिटेल में क्लास बना के दूंगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए दो पार्ट रहता है, मैटरनल पार्ट और फीटल पार्ट, ठीक है, हम ये देख चुके हैं। अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट या जैसे आपको उसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो बिना किसी देरी के आगे बढ़ेंगे, है ना। देखो प्लासेंटा है, प्लासेंटा के दो हिस्से देखे थे। पहला कौन सा था बच्चों, मैटरनल कंपोनेंट्स था। दूसरा कौन सा था, फीटल कंपोनेंट्स था, ठीक है। और फिर इसमें देखेंगे हम और फर्दर, यस, यूट्राइन एपिथेलियम, ठीक है। हम क्या देखेंगे, यूट्राइन एपिथेलियम रहती है मैटरनल कंपोनेंट्स में, और क्या रहता है, यूट्राइन कनेक्टिव टिश्यू। एक मिनट, इसमें हम पूरा ही आगे बढ़ा लेते हैं ना, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, मेटल कंपोनेंट्स में यूट्राइन एपिथेलियम है, एपिथेलियम यानी कि आउटर लेयर है, फिर कनेक्टिव टिश्यू आएगी, हमेशा आउटर लेयर के बाद में कनेक्टिव टिश्यू आती है, याद रखना। और फिर यूट्राइन कैपिलरी एंडोथेलियम, ठीक है। क्या रहेगी इसमें, यूट्राइन कैपिलरी एंडोथेलियम। कैपिलरीज क्या रहती है, वेन्स क्या रहते हैं, आर्टरीज क्या रहती है, ठीक है। इसके ऊपर भी जल्द आपको क्लास छोटी सी हमारी बायोलॉजी बेसिक्स वाली सीरीज में आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। देखिए यूट्राइन कैपिलरी एंडोथेलियम, है ना, यहाँ पर क्या दे रखा है, यूट्राइन कैपिलरी एंडोथेलियम। इसका मतलब ये रहता है कि अंदर की लेयर, इनर लेयर, ठीक है, एंडोथेलियम लेयर, है ना, वो किस चीज की बनी रहती है बच्चों, कैपिलरीज की। हाईली वेस्कुलराइजेशन रहता है किसमें, मेटरनल कंपोनेंट्स में भी। क्यों, हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है बच्चों। चलो फिर यहाँ पे दे रखा है फीटल कंपोनेंट्स। तो फीटल कंपोनेंट्स में क्या क्या है, एक तो फीटल कैपिलरी एंडोथेलियम है, ठीक है। क्या है बच्चों, फीटल कैपिलरी एंडोथेलियम। इसमें अगेन सबसे शुरू में क्या है, एंडोथेलियम है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे कैपिलरी सबसे लास्ट में, यहाँ पे कैपिलरी सबसे शुरू में। क्यों, क्योंकि बेबी और मदर का खून जो है वो एक्सचेंज होता है, मिक्स होता है, ठीक है, समझ में आया। चलो उसके बाद में क्या है, फीटल कनेक्टिव टिश्यू। ऑब्वियसली कनेक्टिव टिश्यू है, क्यों, ताकि आपकी कैपिलरी वाली लेयर आपकी एपिथेलियम वाली लेयर से क्या रहे बच्चों, कनेक्टेड रहे। समझ में आया, है ना, इजी है आई गेस, ठीक है। चलिए एक बार इसको देख लीजिए। चलो अब फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा में हम आगे बढ़ेंगे। द इनर रीजन ऑफ द कोरियोनिक विलाई डेवलप्स अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ऑफ द अम्बिलिकल आर्टरी एंड अम्बिलिकल वेन, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पे आप याद रखना 2AV1, 2AV1, ठीक है। दो आर्टरीज रहेंगी 2AV1, है ना, वी यानी कि वेन कितनी रहेगी, एक रहेगी। अम्बिलिकल कॉर्ड की बात कर रहे हैं, 2AV1, ठीक है। दो आर्टरीज रहेंगी, आर्टरीज यानी कि मदर से दो छोटी छोटी जो रहेंगी वो हमारी आर्टरी रहेंगी, ठीक है। और एक जो रहती है बड़ी वेन, बेबी से ड्रेनेज लेकर या बेबी का जो भी मटेरियल है वो सब लेकर मदर तक जाती है, ठीक है। तो ये हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड का क्या रहता है, वीनस ड्रेनेज और आर्टेरियल सप्लाई वाला हिस्सा, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या दे रखा है, द इनर रीजन ऑफ द कोरियोनिक विलाई डेवलप्स अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ऑफ द अम्बिलिकल आर्टरी एंड अम्बिलिकल वेन, ठीक है। कोरियोनिक विलाय जो रहता है वो हमारे प्लासेंटा में रहता है, ठीक है। कोरियोनिक विलाय आपका एक्सचेंज में हेल्प करता है ब्लड के, ठीक है। और ब्लड में ना केवल ब्लड रहता है, मेनी अदर थिंग्स रहती है जो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे, है ना। कोरियोनिक विलाय डेवलप्स अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ये क्या करता है, कैपिलरीज के नेटवर्क को बना के रखता है। कैपिलरीज आपकी सिंगल सेल्ड की क्या रहती है बच्चों, वॉल रहती है, सिंगल सेल्ड वॉल क्या रहती है आपकी, वेसल्स रहती है, ठीक है। इट कैन आइदर कंटेन ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। कैपिलरीज वहां पे सब जगह पे रहती है जहां पे एक्सचेंज होना है, ठीक है, जहां पे एब्जॉर्प्शन होना है, जहां पे एक्सक्रीशन होना है, ठीक है। जो बारीक काम रहते हैं वो सारे कैपिलरीज करती है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। आई होप दिस इज इजी,
ठीक है, चलो बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, दीज वेसल रन इन द टफ अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, ये जो वेसल्स रहती है क्या करती है, रन इन द टफ अम्बिलिकल कॉर्ड, है ना। ये हमारे जो अम्बिलिकल कॉर्ड जो रहता है काफी टफ रहता है, काफी हार्ड रहता है। हार्ड बोले तो मतलब ऐसा एक्चुअल में हार्ड नहीं, पत्थर जैसा कुछ। ठीक है बच्चों, हार्ड रहता है इन द सेंस कि ये काफी स्ट्रॉन्ग रहता है ना, इजीली मुड़ या कट नहीं सकता है ये। ठीक है, या डी अटैच नहीं हो जाता है ना, बच्चे के मूवमेंट से या मदर के मूवमेंट से या जर्क से। ठीक है, देखो दीज वेसल्स रन इन द टफ अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, ये देखो, ये हमारी कोरियोनिक विलाय है, दिख रही, यहाँ पर नेटवर्क है हमारी कैपिलरीज का, दिख रहा है, बहुत बिल्कुल खिचड़ी बनी हुई है ना। ये मैटरनल ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे फीटल ब्लड वेसल्स है इस तरफ। ठीक है, और ये सब पूरा पूरा कनेक्शन रहता है ये, है ना बच्चों। ठीक है, बेसिकली आपका मदर का ब्लड और आपके फीटल का ब्लड आके कहां पे मिलता है, कोरियोनिक विलाय में। ठीक है, कोरियोनिक विलाय में उन दोनों का ब्लड जो है वो एक्सचेंज होता है जब बेबी ग्रो कर रहा होता है ना। ये प्लासेंटा फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं बच्चों हम। ठीक है, प्लासेंटा का काम क्या है हम अभी देखेंगे, पर अभी फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसका काम क्या है। ठीक है, चलो, द प्लासेंटा ऑफ ह्यूमंस इज कॉल्ड कोरियोएलेंटोइक प्लासेंटा। ठीक है, as allantois also fuses with the chorion in the process of vascularization। ठीक है, आपका एलेंटॉइस क्या होता है बच्चों, कौन बताएगा, आपका एलेंटॉइस क्या होता है। ठीक है, देखिए किस किस ने बताया, मैं सुन रहा हूँ आप लोग की। ठीक है, चलो हम देखेंगे यहाँ पर कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा एस एलेंटोइस आल्सो फ्यूजेस विद द कोरियन इन द प्रोसेस ऑफ वेस्कुलराइजेशन। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ये कह रहा है हमारा कि जो एलेंटोइस, बच्चों एलेंटोइस क्या रहता है सुनना, एलेंटोइस हमारा एक ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन रहती है, क्या रहती है बच्चों, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन रहती है, जो यूजुअली एमनियोट्स, है ना, यानी कि जो अंडा देते हैं ना उनमें प्रेजेंट रहती है। ठीक है, आपका जैसा कुछ कुछ स्ट्रक्चर रहता है, एग्जैक्टली वो नहीं रहता। हाँ, आपको जैसे व्हाइट वाला स्ट्रक्चर रहता है ना, जो कौन सा स्ट्रक्चर, व्हाइट वाला स्ट्रक्चर अंडे के अंदर। ठीक है, इसको हम एमनियोसिस भी कहते हैं, उसके जैसा रहता है एलेंटॉइस कुछ। ये यूजुअली जो रेप्टाइल्स के या बर्ड्स के जो एम्ब्रियो रहते हैं उनके हिंड गट की तरफ ये फाउंड होता है, और ये बेसिकली उनके लिए क्या करता है, काम करता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स का। बट यहाँ पे ह्यूमंस के पास में जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर हमारे पास में प्लासेंटा रहती है एक्सचेंज के लिए, इसलिए एलेंटॉइस यहाँ पे क्या रहता है, फ्यूज रहता है, किसके साथ फ्यूज रहता है, कोरियन के साथ। ठीक है, और ये कब होता है, जब वेस्कुलराइजेशन की प्रोसेस हो रही होती है। वेस्कुलराइजेशन की प्रोसेस यानी कि जब वेसल्स सब आपस में डेवलप हो रही होती है, मदर की और बेबी की। ठीक है, आपस में कनेक्ट हो रही होती है, क्योंकि उनको ऑलमोस्ट 38 टू 40 वीक्स तक क्या करना है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स को करना है। ठीक है बच्चों, समझ में आया, चलो ये देखिए इस प्रकार का कुछ उसका स्ट्रक्चर रहता है ना। यहाँ पे एलेंटॉइस एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन रहती है, बट वो हमारे उसमें ही कोरियन में ही जुड़ जाती है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए तो यहाँ पर हमारी ह्यूमन बॉडी में कौन करेगा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स का काम, हमारा कोरियन करेगा। ठीक है, चलो एक बार देख लीजिए इसको कि प्लासेंटा ऑफ ह्यूमन इज आल्सो कॉल्ड एज कोरियो एलेंटोइक प्लासेंटा। चलो, placenta is described as hemocorial as the maternal blood comes into direct contact with the membrane of the fetal chorionic villi। ठीक है, देखो इसको याद रखना इन टर्म्स को, हीमो का मतलब रहता है ब्लड और कोरियल, कोरियल यानी कि कोरियन से रिलेटेड कुछ भी। ठीक है, तो प्लासेंटा इसकी तरह भी हीमोकोरियल की तरह भी डिस्क्राइब करा गया है, क्योंकि मैटरनल ब्लड क्या रहता है, डायरेक्टली हमारे फीटल के ब्लड के साथ में कांटेक्ट में आता है। और किसके साथ में कांटेक्ट में आता है, फीटल कोरियोनिक विलाय। फीटल कोरियोनिक विलाय इज नथिंग जस्ट द फीटस की तरफ वाला जो कोरियोनिक के जो प्रोजेक्शंस है, ठीक है, जो एक स्ट्रक्चर है उससे कनेक्टेड रहता है, ताकि आपका एक्सचेंज ऑफ क्या हो सके, मटेरियल हो सके। ठीक है, अच्छा ध्यान में रखने की बात यह है कि बच्चों याद रखना, मदर का जो ब्लड प्रेशर रहता है वो बेबी के ब्लड प्रेशर से कहीं ज्यादा होगा। ठीक है, जिस कारण से जो ड्रेनेज यानी कि जो सेंडिंग ऑफ सिग्नल्स या जो सेंडिंग ऑफ ब्लड बोलना चाहिए, जो बेबी को करना चाहिए, है ना, वो नहीं कर पाएगा अगर। ठीक है,
और क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि हमारा जो मदर है उसका काफी ज्यादा ब्लड प्रेशर हमारे बेबी तक आ रहा है और बेबी यहाँ से उतना आउटपुट नहीं दे पाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो जब वो यहाँ से उधर उतना आउटपुट नहीं दे पाएगा, उस कारण क्या होगा? परेशानी आएगी। ठीक है, समझ में आया? आई होप दिस इज इजी, है ना, कमेंडेबल है ना? चलो, अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना, कि हमारा यहाँ पर क्या दे रखा है, एज द मैटरनल ब्लड कम्स इनटू द डायरेक्ट कांटेक्ट विद द मेम्ब्रेन ऑफ द फीटल कोरियोनिक विलाई। ठीक है, इसलिए वहां पे कोरियोन प्रेजेंट रहता है ताकि ब्लड प्रेशर का जो डिफरेंस है वो क्रिएट ना हो और बेबी भी अपने सिग्नल सॉरी अपने जो ब्लड है उसको सेंड कर सके और वो मदर से रिसीव भी कर सके और मदर भी जो है वो उसको रिसीव कर सके और अपने ब्लड प्रेशर के कारण में प्रॉब्लम ना हो। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है और इसकी प्रेजेंस इसलिए है ना, फीटल कोरियोनिक विलाई की प्रेजेंस यहाँ पर इसलिए है। ठीक है बच्चों, चलो चलिए इसका आंसर आप मुझे दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, द टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा इन ह्यूमन फीमेल इज, अरे ये तो अभी पढ़ा। ठीक है, सेकंड वाला है इसका आंसर, अभी पढ़ा था अपन ने, है ना? चलो बताओ भाई, ये तो इजी है। प्लासेंटा किस किस चीजों से बना होता है? कोरियोनिक विलाय से, यूट्राइन टिश्यू से, कि एक और दो दोनों से, कि एमनियोटिक लेयर से? आई गेस इसका थर्ड है, बट लेट्स सी। ठीक है, यस, इसका क्या आंसर है? थर्ड आंसर है। क्यों? क्योंकि कोरियोनिक विलाय और हमारा यूट्राइन टिश्यू दोनों से हमारा क्या बना होता है? हमारा प्लासेंटा बना होता है। ठीक है, यहाँ पे पूरे यूट्रस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे या तो एमनियोटिक सैक या एमनियोटिक फ्लूइड की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एमनियोटिक लेयर तो आएगी ही नहीं। ठीक है, बच्चा हमारा क्या बच्चों? कोरियोनिक विलाय और यूट्राइन टिश्यू ओनली, है ना? तो हमारा जो कोरियोनिक विलाय रहता है ना, और जो हमारा यूट्राइन टिश्यू रहता है, इन दोनों से मिलाकर या इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या बनता है बच्चों? प्लासेंटा बनता है। ठीक है, समझ में आया? चलो, यस, अब हम किस पे आ गए हैं? हमने हमारा प्लासेंटा किस प्रकार से फॉर्म होता है हमने देख लिया। अब हम आ गए हैं हमारे प्रेगनेंसी वाले टॉपिक के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर आ गए हैं बच्चों? प्रेगनेंसी वाले टॉपिक के ऊपर। और यहाँ पर हम प्रेगनेंसी में क्या देखेंगे कि प्रेगनेंसी किस प्रकार से कंसीव होती है ना, पहली चीज। दूसरा हम इसमें देखेंगे कि प्रेगनेंसी को कहते क्या है, जैसे कि जेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें जो है ना, हम कोर्स के अकॉर्डिंगली और थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो डिटेल में हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों, प्रेगनेंसी इज द पीरियड ऑफ इंट्रा यूट्राइन डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो और फीटस इन अ वुमन्स यूट्रस। ठीक है, देखो प्रेगनेंसी क्या रहता है, तो यहाँ पे दे रखा है प्रेगनेंसी एक ऐसा पीरियड रहता है या एक ऐसा समय रहता है जिसमें हमारा जो ह्यूमन का एम्ब्रियो है, ठीक है, वो क्या करता है बच्चों? हमारी यूट्रस के या यूट्राइन एनवायरनमेंट में ग्रो करता है। ठीक है, और उसी समय को और उसी समय को सॉरी उसी टाइम पीरियड को, है ना, हम क्या बोलते हैं? जेस्टेशन पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, जेस्टेशन पीरियड या हमारा प्रेगनेंसी का पीरियड, ये ऑलमोस्ट 38 से लेकर 40 वीक्स तक का रहता है। ठीक है, कितना रहता है बच्चों? 38 से लेकर 40 वीक्स तक का रहता है। ठीक है, बट आप बोलोगे कि सर 9 महीने तक प्रेगनेंसी रहती है, और अगर 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ऑन एन एवरेज एक महीने में 4 हफ्ते रहते हैं, ठीक है, तो केवल आपके 36 वीक आने चाहिए, है ना? तो ऐसा नहीं होता है बच्चों। ठीक है, क्योंकि एक महीने में भी 28 दिन नहीं होते हैं। ठीक है, एक महीने में किसी में 30 रहते हैं, किसी में 31 रहते हैं, है ना? तो उसी कारण से कहते 9 महीने हैं और वीक्स पर 38 से लेकर 40 वीक्स तक रहता है। समझे बच्चों, है ना? ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने सुना है बच्चों से, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसके पीछे का क्या है, आपका जो भी पूरा जो फंडा है, जो समझने की चीज है, वो कैसी है। ठीक है, चलो आपको समझ में आएगा, है ना? ये देखो, हमारा वूम रहता है, वूम के अंदर हमारा बेबी रहता है और बेबी कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, और वो ग्रो कर रहा होता है ना? ठीक है, देखो, द ह्यूमन प्रेगनेंसी ऑन एन एवरेज इज ऑफ 266 डेज, दैट इज 38 वीक्स फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग और 40 वीक्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, देखो यहाँ पर कह रहा है
कि या तो वो 38 वीक्स तक का रहता है ना, हमारे फर्टिलाइजेशन के बाद से, या तो लास्ट मेंसेस जब रहते हैं, ठीक है, तब से लेकर 40 वीक्स तक का रहता है ना। लास्ट मेंसेस को हम LMP भी कहते हैं, है ना, या लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक है, LMP की डेट रहती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारी LMP की डेट से हम कैलकुलेट करके आगे को क्या निकालते हैं, EDD निकालते हैं, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है बच्चों। यूजुअली मेडिकल लाइन में और हमारे जो फ्यूचर मतलब जो चाहते हैं कि डॉक्टर, नर्सेस और पैरामेडिकल कोर्सेज और दूसरी चीजें करें, है ना, गायनिक में स्पेशलिटी करें, ये सब उन लोगों के लिए रहता है स्पेशली, ठीक है। चलो बच्चों, समझ में आया। हमारा ह्यूमन प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट कितना रहता है, 266 डेज का रहता है, 38 से 40 वीक्स तक का मानो, ठीक है। देखो, अगर 36 वीक्स के पहले हो रहा है तो उसको प्री मैच्योर बोलेंगे, और अगर 40 वीक्स के बाद हो रहा है, 40 या 42 वीक्स के बाद हो रहा है बच्चा, ठीक है, तो उसको ओवर द टर्म बोलते हैं, ठीक है। एक रहता है प्री टर्म या ओवर टर्म, या ना आगे वाला टर्म, ठीक है। समझ में आया बच्चों। चलो, अब है ना, अब हम क्या देखेंगे, हमने प्रेगनेंसी के विषय में थोड़ी सी चीज देखी, ठीक है। प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन क्या रहती है, उसे कहते क्या है ना। ऐसे अगर हम देखें तो मेडिकल लाइन में गायनेकोलॉजी की इतनी मोटी मोटी किताबें रहती हैं, जैसे वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो वो भी पढ़ सकते हैं, हमने एक स्लाइड में खत्म कर दिया है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो चाहिए तो बता दीजिएगा, हम तो सब पढ़ाने के लिए तैयार है, ठीक है। चलो, अब हम देखेंगे हमारा फंक्शंस ऑफ प्लासेंटा, ठीक है, कि हमारे प्लासेंटा का फंक्शंस क्या रहता है। सुनो बच्चों, मैं आपको कुछ चीजें बता रहा था कि जैसे कि हमारे प्लासेंटा से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो फर्दर क्या करके रखते हैं, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखने का काम करते हैं, ठीक है। और प्रेगनेंसी के दौरान में सर्टेन फीमेल बॉडी में चेंजेस आते हैं, जिस कारण से क्या होता है, फीमेल में भी आप मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस अलोंग विथ इमोशनल चेंजेस और हमारे फिजिकल चेंजेस देख सकते हैं, ठीक है। चलो, हम उनको धीरे धीरे करके समझते हैं और उन हॉर्मोन्स के बारे में स्टडी करते हैं हम, ठीक है। देखो, है ना, बेबी कुछ इस प्रकार से रहता है हमारा, ठीक है, मदर के वुम में। बढ़िया दिख रहा है यार बेबी तो। चलो, उसके बाद में देखो, मदर से कहा जाता है बच्चों, फीटस में, और फीटस से कहा जाता है वापस से मदर में। एक्सचेंज होता रहता है, बोलो हाँ, ठीक है बच्चों, समझ में आया, एक्सचेंज होता रहता है, ठीक है। देखो, ये वाली लाइन बिल्कुल ध्यान से पढ़ना और ये वाली लाइन बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, द प्लासेंटा facilitates the supply of oxygen and nutrients to the embryo, ठीक है। प्लासेंटा क्या कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है और न्यूट्रिशन दे रहा है, किसको, एम्ब्रियो को, ठीक है। एंड ऑल्सो द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी मटेरियल्स, ठीक है। बेबी में कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी मटेरियल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। क्या प्रोड्यूस हो रहा है बेबी के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है। तो बेटा उसको कौन बाहर लेके जाएगा, बताओ मेरे को, उसको कौन लेकर जाएगा बाहर, है हमारा 2ABV1, है ना, अम्लाइकल कॉर्ड। अम्लाइकल कॉर्ड से कहा जाएगा वो, प्लासेंटा, प्लासेंटा से कोरियन, कोरियन विलाय हमने देखा स्ट्रक्चर, ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में हमने पढ़ा कि वहां पे प्लासेंटा में कोरियन रहता है, ठीक है। पूरा प्लासेंटा उससे नहीं बनता है, कोरियन से। प्लासेंटा के अंदर कोरियन रहता है, यूट्राइन टिश्यूज रहती है, एंडोमेट्रियल टिश्यूज रहती है, ठीक है। आपका पूरा स्ट्रक्चर रहता है उसके अंदर, है ना। और देखो, उस प्रकार से फिर हमारा रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकल जाता है और एक्सक्रीटरी मटेरियल भी हमारे एम्ब्रियो से बाहर आ जाता है। बट एक्सक्रीटरी मटेरियल कौन सा होता है, उसका फीसेस नहीं बच्चों, एक्सक्रीटरी मटेरियल आपका फीसेस नहीं होता है। एक्सक्रीटरी मटेरियल आपकी बॉडी में पाया गया अमोनिया, नाइट्रोजन का अमाउंट, हैवी सॉल्ट्स, हार्मोन्स, अनडाइजेस्टेड जो भी आपका या अनएब्सॉर्ब हार्मोन्स रहते हैं, और बहुत सारी चीजें रहती है, ड्रग्स रहता है, हैवी मेटल्स रहते हैं, है ना, बाइल सॉल्ट्स रहते हैं, बाइल ज्यूस रहता है अनडिजॉल्व, ये बहुत सारी चीजें रहती है ना, बहुत सारी चीजें रहती है। चलो, जो कि एक्सक्रीटरी रहती है, उसमें से मेन जो रहता है हमारा अमोनिया ही रहता है। क्लियर बच्चों, अमोनिया का बॉडी में कुछ काम नहीं है, ठीक है। ये देखो, इस प्रकार से कुछ हमारा डेवलपिंग जो रहता है वो एम्ब्रियो रहता है ना। ये देखो, यहाँ पे ये पूरा प्लासेंटा है, ये हमारा पूरा एमनियोटिक वो सैक है, एमनियोटिक सैक के अंदर हमारा एमनियोटिक फ्लूइड रहता है, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड आपके बेबी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ये तो हम देख चुके हैं, मतलब बता दिया हूं मैंने अब,
ठीक है। द प्लासेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड व्हिच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। यस, ये तो हमको पता है, हमने देख लिया है बच्चों, ठीक है, कि जो हमारे एम्ब्रियो के अंदर क्या रहता है, प्लासेंटा रहता है ना, सॉरी, हमारे जो एम्ब्रियो के पास में उससे कनेक्टेड क्या रहता है, हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड रहता है। वो किसमें हेल्प करता है, ताकि जो भी कुछ मटेरियल आपका टू एंड फ्रॉम जा सके, यानी कि आना जाना कर सके। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलो, उसके बाद हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट जो चीज है, जो कि है प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेटेड बाय द प्लासेंटा इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी आफ्टर द 4th मंथ। ठीक है, देखो ये वाली चीज तो हम देख चुके हैं हमारी पुरानी क्लासेस में भी, याद करो मैंने बताया है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर हो जाती है, ठीक है, तो कॉर्पस लूटियम डीजनरेट हो जाता है, कॉर्पस एल्बिकन्स में बदल जाता है ना। उसके बाद में हमारा प्रोजेस्टेरॉन, चूंकि मैंने बताया था प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, तो अब की बार प्लासेंटा क्या करेगा, 4th मंथ के बाद, यानी कि प्रेगनेंसी अगर कंसीव हो जाती है तो कॉर्पस लूटियम केवल 4 महीने तक अपना काम करता है, दैट इज टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन। एंड आफ्टर 4 मंथ्स हमारा जो प्लासेंटा रहती है, ठीक है बच्चों, वो क्या करती है, हमारे प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करवाने का काम करती है। ठीक है, और जैसे हमारी प्लासेंटा जो रहती है वो रिलीज करवाती है हमारा प्रोजेस्टेरॉन, तो हमारी प्रेगनेंसी फर्दर 4 मंथ्स के बाद में कंटिन्यू रहती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। ये यहाँ पे यही दे रखा है, पढ़ लीजिए इसे एक बार। ठीक है, कभी कभी मुझे सच बताऊं, मुझे लगता है कि मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप आपकी नीड के अकॉर्डिंग, अगर आपको समझ में नहीं आया तो उसको पीछे करके देख लीजिए। ठीक है, वीडियो को वापस से 10-15 सेकंड पीछे करके देख लीजिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कभी स्लो बोल रहा हूँ तो आप थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं, एक्स पे लगा के देख सकते हैं ना, 1.25 वगैरह। ठीक है बच्चों, चलो, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रोजेस्टेरॉन इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी आफ्टर द 4th मंथ। यहाँ पे दे रखा है 4th मंथ, पर मैं बोलता हूँ कि पूरा समय जरूरी है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन नहीं है तो प्रेगनेंसी भी नहीं है। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ेंगे हम। हाँ, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो हमारा एस्ट्रोजन रहता है, ठीक है, मेनली एस्ट्राडियोल, है ना, एस्ट्रोजन को एस्ट्रोडियोल भी कहते हैं, मैटरनल ब्लड तक जाता है और प्रमोट करता है किस चीज को, याद रखना, एस्ट्रोजन का काम क्या है, यूट्राइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना, और मेमोरी ग्लैंड्स को भी डेवलप कराने का काम करता है। ठीक है, एस्ट्रोजन से आपका यूट्रस की ग्रोथ होगी, ग्रोथ मतलब कि वैसी वाली ग्रोथ नहीं, ग्रोथ मतलब कि स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि बेबी को कैरी कर रहा है कौन, हमारा यूट्रस। ठीक है, और मेमोरी ग्लैंड्स भी क्या करेगा, मैच्योर कराने का काम, डेवलपमेंट कराने का काम करेगा। मेमोरी ग्लैंड्स क्यों डेवलप कराना है, क्योंकि 9 महीने के बाद फीमेल बॉडी हैव टू क्या करना है, फीड करना है बेबी को। ठीक है, बेबी को, फीमेल बॉडी को क्या करवाना पड़ेगा, फीड कराना पड़ेगा, इसलिए मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, देखो, और क्या करता है, प्रमोट यूट्राइन ग्रोथ। ठीक है, यहाँ पे वही चीज दे रखी है कि हमारा जो एस्ट्रोजन है वो क्या करता है, यूट्राइन ग्रोथ को प्रमोट करता है। ठीक है, चलो उसके बाद हम देखेंगे ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, है ना, एचसीजी, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, एचसीजी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, जो कौन रिलीज करता है, प्लासेंटा रिलीज करता है। क्यों रिलीज करता है, ये इंडिकेटिव रहता है प्रेगनेंसी का। ठीक है, चलो अपन समझेंगे, आगे आएगा इसमें एक चीज। ठीक है, देखो, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन इज सिमिलर इन इट्स एक्शन टू ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, एचसीजी भी प्लासेंटा रिलीज करता है, और एचसीजी जो रहता है वो एक्शंस में, यानी कि जो वो एक्शंस को शो करवाता है, इट इज सिमिलर टू समवॉट एलएच, यानी कि हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, हम सबके फंक्शंस देखेंगे। ये देखो क्या हो रहा है, एचसीजी जो हमारा फर्दर किससे रिलीज हो रहा है बच्चों, प्लासेंटा से रिलीज हो रहा है, वो क्या करता है, सेंड्स द मैसेज ऑफ प्रेगनेंसी, देखो यहाँ पे लिखा है, सेंड्स द मैसेज ऑफ प्रेगनेंसी टू मास्टर एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम में जो मास्टर ग्लैंड रहता है, कौन सा रहता है, कमेंट करके बताइए, वहां तक ये क्या करता है, ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन जाता है, एचसीजी हार्मोन जाता है। ठीक है, क्या हो सके, ताकि जो हमारा एलएच है ना, वो सेक्रेट हो सके, क्या हो सके, एलएच, वो क्या हो सके बच्चों, यस, एलएच जो है वो सेक्रेट हो सके। क्यों,
ताकि वो क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम को बना करके रखेगा और प्रिवेंशन करेगा किस चीज का, मेंस्ट्रुएशन का और ओव्यूलेशन का भी। सर समझ में नहीं आया, रुको अभी समझ में आएगा, ठीक है, हम एक एक करके समझते हैं। प्लासेंटा है, ठीक है, प्लासेंटा दिख रही है सबको, लाइक करो इसी बात पे, चलो प्लासेंटा है ना। प्लासेंटा के बाद में क्या रहता है, हम देखेंगे इसमें एचसीजी है, प्लासेंटा ने एचसीजी रिलीज करी। एचसीजी ने क्या करा बच्चों, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में या एडिनो हाइपोसिस में सिग्नल्स भेजे कि भैया आपको कुछ तो काम करना है, आपको कुछ तो सेक्रेट करना है, ठीक है। उन्होंने क्या सेक्रेट करा, एलएच, ठीक है। अब एलएच देखो तीन काम करेगा बच्चों, ध्यान से देखना, एलएच क्या काम करेगा, तीन काम करेगा। और किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि एंटीरियर पिट्यूटरी एडिनो हाइपोसिस में क्यों लिखी हुई है, बेटा वो दोनों सेम चीज होती है, दोनों सेम चीज होती है। चलो वापस से मैं हट जाता हूं स्क्रीन से, यस आप पढ़िए, है ना। एलएच क्या करता है, कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करके रखता है 4 महीने तक, क्योंकि 4 महीने बाद वो डिजनरेट हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन हमारी प्लासेंटा से निकलने लगता है, जिससे हमारी प्रेगनेंसी जो रहती है वो बनी रहती है, ठीक है। चलो इसके बाद क्या है, एलएच एक काम और करता है, डेट इज प्रिवेंशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। भैया जब प्रेग्नेंट रहता है उसको मेंस्ट्रुएशन आते हैं क्या, नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते हैं, एलएच के कारण, ठीक है। एलएच आपका बना हुआ रहता है जिस कारण हमारा जो मेंस्ट्रुएशन रहता है वो नहीं आता है। और फिर क्या होगा तीसरा, अरे प्रिवेंट्स फर्दर ओव्यूलेशन, ठीक है, क्या होगा, प्रिवेंट्स फर्दर ओव्यूलेशन। और एक्स तो रिलीज नहीं हो रहे हैं, उसकी देखभाल उसकी देखरेख कौन करेगा, क्योंकि एक्स रिलीज होंगे तो मेंस्ट्रुएशन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन देखता है उस चीज को, एलएच देखता है। कौन देखता है बच्चों, एलएच, ठीक है। चलो अच्छा, याद रखने की बात है कि कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन्स प्रेगनेंसी, क्यों, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन एंड प्रोजेस्टेरॉन इज द की एलिमेंट, है ना, तो इन द मेंटेनेंस ऑफ हमारा क्या, बोलो प्रेगनेंसी या जेस्टेशन पीरियड, ठीक है, या जेस्टेशन जस्ट सिंपली, ठीक है। चलो देखिए, गोनेडोट्रोपिन या हमारा गोनेडोट्रोपिन एचसीजी जो हार्मोन रहता है, गोनेडोट्रोपिक कोरियोनिक, जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ठीक है, एचसीजी जो रहता है ना, वो मैटरनल यूरिन से निकलता है। सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो इधर देखो, इधर आ जाता हूँ, यस ठीक है। हमारा जो एचसीजी हार्मोन है ना, वो हमारे मैटरनल के ब्लड में घूमता रहता है, क्यों, क्योंकि प्लासेंटा जो है वो जनरेट करने लग जाती है बेटा किस चीज को, एचसीजी को। और प्लासेंटा इतनी जल्दी उसको जनरेट करने लगती है कि एचसीजी हार्मोन अगर बॉडी में है, ठीक है, तो इसका एक ही मतलब है कि वो एक ही जगह से आता है पूरी बॉडी में नेचुरली, जो कि है प्लासेंटा। और अगर प्लासेंटा है, इसका मतलब आपको क्या हो चुका है, प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है, ठीक है। तो चलो आपने ऐसे प्रकार के कुछ किट्स देखे होंगे, ठीक है, जिसमें 2 लाइन रहती है तो पॉजिटिव रहता है, 1 लाइन रहती है तो नेगेटिव रहता है ना। ये वाली चीजें क्या करती हैं, ये आपकी यूरिन, हम चेक कैसे करते हैं, हम यूरिन के 2-3 ड्रॉप्स लेते हैं मैटरनल यूरिन के और इसके ऊपर डालते हैं, ठीक है। फिर ये फर्दर उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होता है और वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू फिर बाद में हमें बताता है कि आपकी बॉडी में एचसीजी है तो 2 लाइन यानी कि आप प्रेग्नेंट है, और एचसीजी अगर नहीं रहता है तो 1 लाइन यानी कि आप प्रेग्नेंट नहीं है। क्लियर, देखो भैया ये तो बहुत बेसिक चीज है कि आपकी प्लासेंटा है तो एचसीजी निकलेगा, प्लासेंटा नहीं है तो एचसीजी नहीं निकलेगा, सिंपल। और इसका काम प्रेगनेंसी है कि नहीं है बताना तो ठीक है एक तरफ, इसका काम ये रहता है कि आपकी बॉडी में एचसीजी है कि नहीं है ये बताता है वो, ठीक है। बट एचसीजी आपका क्या रहता है, एक इंडिकेटिव रहता है किस चीज का, प्रेगनेंसी का, ठीक है, समझ में आया। इससे ज्यादा आई डोंट गेस कि मैं तोड़ तोड़ के और सिंप्लीफाई करके बता सकता हूं, ठीक है। बहुत इजी चीज है बच्चों, बहुत इजी चीज है ये, ठीक है। चलिए यस, ये चीज बता रखा है, ठीक है। देयर प्रेजेंस इन यूरिन इज यूज्ड एज अ टेस्ट टू डिटेक्ट प्रेगनेंसी इन द अर्ली स्टेजेस, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। चलो सोमैटोमेमोट्रोपिन, एक सेकेंड, ठीक है। देखो सोमैटोमेमोट्रोपिन आपका एक प्लासेंटल लेक्टोजन रहता है, क्या रहता है बच्चों, प्लासेंटल लेक्टोजन। ये क्या काम करता है, एंटी इंसुलिन इफेक्ट है, ये इंसुलिन के काम को अगेंस्ट करता है, ठीक है। चलो 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 मैं आपको समझाता हूँ, मजे आएंगे ना, अब ध्यान से सुनना, मजे आएंगे अभी, ठीक है।
याद रखना, बने रहना, यहाँ से आपको तुरंत समझ में आएगा कि इंसुलिन का काम क्या है, सोमेटोट्रोपिन का काम क्या है, और हमारी जो पूरी खिचड़ी बन रही है अभी स्लाइड में वो सब चीज कैसे हो रही, ठीक है, समझना। सोमेटोट्रोपिन का क्या फंक्शन रहता है बच्चों, ये इसका ये फंक्शन रहता है कि ये हमारे इंसुलिन के अगेंस्ट काम करता है, ठीक है, ये एंटी इंसुलिन इफेक्ट है। अब इंसुलिन का काम क्या है, ध्यान से सुनना। इंसुलिन क्या करती है, समझ लो ग्लूकोज खड़ा है गेट के बाहर सेल्स के, ठीक है, सेल है, सेल पे गेट लगा हुआ है ना, और मैं वो हूं हमारा ग्लूकोज हूं। अभी सेल्स को क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, ठीक है, तो सेल्स कैसे करेगी, ग्लूकोज एब्जॉर्ब कैसे करेगी, हमारा इंसुलिन जाता है, गेट खटखटाता है और बोलता है अपना आदमी इसको अंदर आन दो, ग्लूकोज को अंदर जान दो, ठीक है, तो सेल्स बोलती है ठीक है इंसुलिन आपने बोला है तो हम दरवाजे खोल रहे हैं क्योंकि हमको ग्लूकोज की जरूरत है। तो सेल्स अपने दरवाजे खोलती है, तो ग्लूकोज को अंदर ले लेती है, ठीक है। तो अभी जो ग्लूकोज था वो सेल्स के पास तक कैसे गया था, एक गाड़ी से गया था बच्चों, जिसको हम बोलते हैं ब्लड, ठीक है, किससे गया था, एक गाड़ी से गया था जिसको क्या बोलते हैं हम, ब्लड। अभी ब्लड नाम की गाड़ी क्या करती है, हमारे उसको जो सेल के अंदर ग्लूकोज को पहुंचाने का काम करती है, ठीक है, मतलब गेट सेल तक लेकर आ जाती है, और फिर अंदर कौन भिजवाता है, इंसुलिन, ठीक है, यानी कि ब्लड के थ्रू हमारा ग्लूकोज आया, और ग्लूकोज जो है वो इंसुलिन के थ्रू सेल्स के अंदर गया, ठीक है, तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई, और जैसी कम हो जाती है तो ब्रेन बोलता है भूख लग रही है और खाओ, ठीक है, समझ में आया आपको। तो इंसुलिन ग्लूकोज में अगर इंसुलिन ज्यादा रहता है इसलिए ब्लड ग्लूकोज लेवल कम रहता है, और अगर इंसुलिन कम रहता है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा रहता है, क्यों, क्योंकि इंसुलिन ही सेल्स के अंदर ग्लूकोज को पुश करता है, ठीक है बच्चों, ये समझ में आया। अब सुनना, सोमेटो ये सोमेटोमेमोट्रोपिन जो है ये यहाँ पर क्या कर रहा है, सोमेटोमेमोट्रोपिन करता है एंटी इंसुलिन इफेक्ट, दैट इज ये इंसुलिन को उसका काम ही नहीं करने देता है, ठीक है, ये उसको रोकता है, जिस कारण क्या होता है बच्चों, हमारा बॉडी में, फीमेल की बॉडी में हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ने लगता है, ठीक है, और जैसे हमारी फीमेल की बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है तो ये क्या रिजल्ट रहता है, ये जेस्टेशनल डायबिटीज रहता है, ठीक है, ये डायबिटीज का एक टाइप रहता है जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज, ये डायबिटीज केवल हमारे प्रेगनेंसी पीरियड में ही फीमेल्स को रहता है, क्लियर, और इस कारण से हमारी फीमेल की बॉडी में जो शुगर की मात्रा रहती है, ग्लूकोज की मात्रा रहती है वो एलिवेटेड रहती है, ठीक है, इसलिए सोमेटोमेमोट्रोपिन भी अगर आपके ब्लड में दिखेगा तो आपकी प्रेगनेंसी के एक साइन है, ठीक है, और देखो वहां पे वही चीज दे रखी है, इंक्रीजेस प्लाज्मा लेवल्स ऑफ ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स इन द मैटरनल सर्कुलेशन, ठीक है, मम्मी में क्या करता है वो, मम्मी की जो बॉडी रहती है उसमें प्लाज्मा लेवल्स को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है, और ये क्यों करता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा, देखो इट इन दिस वे इट इंक्रीजेस द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस मटेरियल्स टू द फीटस, ये पता है ये वाला काम क्यों कर रहा है, ताकि फीटस फीटस को ग्लूकोज ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके, अरे भैया ये कोई फालतू चीज नहीं है, हर चीज के पीछे कारण है, ठीक है, ये इसलिए ये चीज को कर रहा है ताकि मदर की बॉडी ज्यादा ग्लूकोज को एब्जॉर्ब ना करे और फीटस तक भी भेजे, ठीक है, नहीं तो मदर की बॉडी ही सारा सब कुछ क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, है ना। चलो बच्चों, नेक्स्ट हम देखेंगे, द प्लासेंटा प्रोटेक्ट्स द फीटस फ्रॉम द रिलेटिवली हाई ब्लड प्रेशर ऑफ द मैटरनल सर्कुलेशन, ठीक है, इस विषय में भी हम बात कर चुके हैं कि प्लासेंटा जो रहता है वो फीटस को बचाता है मदर के हाई ब्लड प्रेशर से। बच्चों तुम सोचो, इतनी छोटी छोटी वेन है प्यारी प्यारी बच्चों की, ठीक है, बिल्कुल पतली पतली महीन सी, है ना, बिल्कुल छोटी छोटी, बिल्कुल ही मतलब बारीक सी वेन है, अभी मम्मी का दिल है ऑलमोस्ट इस साइज का, है ना, फीस्ट के साइज का, और वो बिल्कुल कार्डियक मसल जो रहती है बहुत वो रहती है, हार्ड रहती है, वो पूरा पुश कर रही है, पूरे पावर से पुश कर रही है, ठीक है, और एक बार में करीब 1 कप जितना 150 ml जितना ब्लड जो रहता है हमारा हार्ट पुश कर देता है, ठीक है, तो सोचो आप जब 150 ml का हार्ट उसमें अगर बेबी में डायरेक्ट चला जाएगा तो सोचो क्या होगा, बेबी की तो नसें फट जाएंगी, ठीक है, तो उस चीज को कौन प्रिवेंट करता है, प्लासेंटा, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, फिर नेक्स्ट है द फीटल टिश्यू, यस सुनना इसमें क्या कह रहा है, the fetal tissue having paternal chromosome effect acts as a foreign structure to the mother who produces antibodies, ठीक है, यहाँ पे बच्चों ये इस चीज को कह रहा है कि जो हमारा पापा के क्रोमोसोम्स है जो बेबी में है, अरे भैया रहेंगे ही, है ना, पापा के क्रोमोसोम्स भी, स्पर्म एंटर हुआ है, फर्टिलाइजेशन हुआ है, हमने देखा है, तो वो क्रोमोसोम्स पता क्या कर सकते हैं, वो मदर में एक फॉरेन बॉडी की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है, देखना एक सिंपल स्ट्रक्चर बताता हूँ, एक सिंपल चीज बताता हूँ कि बॉडी जब भी किसी फॉरेन मटेरियल को एक्सेस करती है या उसे लगता है कि कुछ भी फॉरेन चीज यानी कि अदर देन द बॉडी पार्ट्स कुछ भी बॉडी के अंदर अगर गया है ना,
लेट इट बी अ डस्ट, अ स्प्लिंटर और एनीथिंग, ठीक है, बॉडी उसके अगेंस्ट में एक्शन करने लगती है और एंटीबॉडीज बनाने लगती है, ठीक है। जितने उसके सब हदिये रहते हैं या जितने उसके सब जो भी उसके जो मेजर्स रहते हैं बॉडी के, है ना, वो सब चीजें लगाने लगती है बॉडी ताकि उस चीज को वो बाहर कर सके। अभी बच्चा तो मदर का ही है, ठीक है, तो बच्चा में भी पैटर्नल क्रोमोसोम्स, पापा के क्रोमोसोम्स है, ठीक है। अब भैया क्रोमोसोम्स को और बॉडी को तो ये नहीं पता ना, कॉन्शियसनेस को पता है हमारा हस्बैंड है, बॉडी को थोड़ी पता है हमारा हस्बैंड इसके क्रोमोसोम्स हमारे पेट में ग्रो करने दो, ठीक है, समझ में आया, कॉमन सेंस, है ना। तो यहाँ पर क्या करता है वो, उन बॉडी के अगेंस्ट में मदर की बॉडी एंटीबॉडीज बनाने लगती है पैटर्नल क्रोमोसोम्स के अगेंस्ट में, पापा के क्रोमोसोम्स के अगेंस्ट में। तो इस चीज को बेबी सप्रेस करता है, ठीक है, क्या करता है, बेबी सप्रेस करता है एंटीबॉडीज को। और इस चीज को देखो क्या बोला गया यहाँ पे, एंटीजेनिक एलोग्राफ्ट, पढ़ लो एक बार, ठीक है। द फीटस सस्टेन्स सच अ रिजेक्शन, है ना, वो रिजेक्ट होने से, मदर की बॉडी बेबी को रिजेक्ट ना कर दे, उससे अपना बेबी जो रहता है वो खुद को बचाता है, कितने हफ्तों तक, 38 से 40 हफ्तों तक, ठीक है, क्या करके, सर्टेन इम्यूनो सप्रेसेंट सब्सटेंस को या कंपाउंड्स को भेज करके। इम्यूनो सप्रेसेंट्स जो कंपाउंड्स रहते हैं या मदर की बॉडी में क्या करते हैं, पूरी मदर की बॉडी में इम्यूनो उसको कम कर देते, सॉरी मदर की नहीं, बेबी की उसको कम कर देते इम्यूनिटी को, ठीक है। देखना अब सुनना, मदर की एंटीबॉडीज जो है, जो पैटर्न के खिलाफ बन रही है, बेबी की बॉडी में आएगी उसके ब्लड के थ्रू, है ना, और बेबी क्या करेगा, इम्यूनोसप्रेसेंट्स को पैदा कर रहा है नेचुरली, ठीक है। तो जब बेबी नेचुरली इम्यूनोसप्रेसेंट्स को पैदा कर रहा है, तो जो मदर की एंटीबॉडीज आ रही है वो भी वीक हो जाती है बेबी की बॉडी में आने के बाद में, ठीक है, जिस कारण से जो एंटीबॉडीज मदर के पास से आ रही बेबी की बॉडी में, ठीक है, तो बेबी को उसका अफेक्ट ना हो और उसको कुछ भी प्रकार का डैमेज ना हो, क्योंकि बेबी जो हाफ है उसमें जो हाफ डीएनए उसकी मदर का है और हाफ डीएनए उसके पापा का है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलो एक बार आप इसे देख लीजिए, ठीक है, इसका आंसर कौन बताएगा मुझे, ठीक है बताइए इसका क्या आंसर रहेगा सही। इसका आई गेस सेकंड वाला सही आंसर है, बट लेट्स चेक। यस, हम इसको पहले भी डील कर चुके हैं आई गेस, ठीक है। चलिए, आज की हमारी क्लास कहाँ तक की थी, यहीं तक की थी बच्चों, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वाली क्लास समझ में आई होगी और बिना किसी डिले के हम इस चैप्टर की लास्ट क्लास भी निकालेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए वीडियो को, स्पेशली उन दोस्तों के साथ में जिन्हें बायोलॉजी पढ़ने में मजे नहीं आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। स्पेशली जब हम ह्यूमन की बात करते हैं तो अक्सर बच्चों को इंटरेस्ट रहता ही है, प्लांट में थोड़ा बहुत तो चलता ही है, ठीक है, सबको एक बड़ा सा प्रश्न रहता है, बट जब भी हम ह्यूमन के बारे में बात करते हैं तो बड़ा ही इंटरेस्ट रहता है, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा सेकेंड लास्ट था, इसी के साथ हमारा लास्ट जो रहेगा वो भी जल्दी आ जाएगा और हम इस चैप्टर को करेंगे रैप अप, ठीक है, फाइनली चैप्टर को करेंगे खत्म। इसके हम क्वेश्चंस भी कुछ देखेंगे, ठीक है बच्चों। अगली बार जब तक हम मिले तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।